जय हिंद एवरीवन, वेलकम इन जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ द रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं वहाँ पे क्लासिफिकेशन हम ओनली मैंने आपको थ्री क्लासिफिकेशन आपको डिफाइन किए थे, जो ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of on the basis of उसमें जो मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने एग्जॉस्टिबिलिटी बताया था, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, जो आपका फोर्थ पार्ट रहता है, काफ़ी इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पे भी स्टूडेंट्स रिसोर्सेज को क्या है क्लैरिफाई किया गया है। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज, आप सोच रहे होंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है। देखिए, आर रिसोर्सेज फाउंड इन द रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज। देखिए, जो रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में हैं, एनवायरनमेंट में तो है लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। डेवलप द पोटेंशियल इन द स्टेट ऑफ द गुजरात एंड राजस्थान। जैसे विंड एनर्जी हमें कहाँ देखने को मिलती है, गुजरात में, राजस्थान, सोलर एनर्जी। अब आ जाइए वापस से डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन आपकी क्या कह रही थी, डेफिनेशन में हमने बात कर रहे थे टेक्नोलॉजिकली एसिसिएबल, इकोनॉमिकली फीजेबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो अब वो वाली जो बात है वो आपकी यहाँ अप्लाई होती है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज में जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उस सोलर एनर्जी को या विंड एनर्जी को जितनी हमें यूज़ करनी चाहिए उस एनर्जी को उतना हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज आपको ये कि एनवायरनमेंट में तो हैं लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होता है, आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन served and determined for utilization both qualitative and quantitatively. The developed of resources depend on technology level of their the feasibility. अब देखिए, रिसोर्सेज अब यहाँ पे बने बनाए रिसोर्सेज तो हैं। अब फिर से हम डेफिनेशन पे आते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास, जैसे गोल्ड है, अभी मैंने आपको बताया इतना ज़्यादा गोल्ड है लेकिन हमारे पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए वो नहीं है कि हम उसे निकाल सके, उस गोल्ड को या उस डायमंड को हम निकाल सके। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज उनको क्या करके रखा गया है, वो सर्व्ड रिसोर्सेज हैं। ठीक, और उनको क्या है, डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, उनको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करने के लिए उनके लिए ज़रूरत क्या है, पहले अगर किसी चीज़ को आपको बेटर करना है, अपने हाउस को आपको बेटर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसको क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है कि ये चीज़ करने के लिए क्या है, आपके पास जो मैंने टर्म आपको एक्सप्लेन करी थी वो टर्म्स आपको याद करनी है, तभी आप पोटेंशियल रिसोर्सेज को और डेवलप्ड रिसोर्सेज को, डिप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो चीज़। ठीक है, अब देखिए इसमें अब बात करते हैं थोड़ा सा और चीज़। डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज में ये देखिए, अब देखिए इसमें कौन सा आता है, स्टॉक रिसोर्सेज कि रेफर टू मटेरियल्स इन एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। आपके पास स्टॉक में बहुत सारे क्या है रिसोर्सेज है, जैसे कि नाइट्रोजन है या ये चीज़, लेकिन आपके पास वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कि आप उसको यूज़ कर सकें। सामने रिसोर्सेज दिखाई दे रहा है लेकिन खाएं कैसे, मतलब जैसे अगर हमारे सामने पिज़्ज़ा है, ठीक है, अब पिज़्ज़ा हमें सामने दिखाई दे रहा है पर पता चला है कि मुंह पे तो किसी ने क्या है बैंडेड लगा दी, तो उसको खाएं कैसे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, तो देखो जैसे कि रेफर टू मटेरियल इन द एनवायरनमेंट में मटेरियल है। ठीक है, उन्होंने कहा, अब ध्यान से सुनना, अब डेफिनेशन को याद रखना कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ, विच कैन यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, जिससे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ और आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि एनवायरनमेंट गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एनवायरनमेंट बहुत सारी थिंग्स हैं, लेकिन आप उस बात को अब यहाँ पे अगर हमें इससे लिंक करते हैं कि थिंक तो बहुत सारी है लेकिन उनको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं कि एप्रोप्रिएट वो टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे कि वाटर इज़ द कंपोस्ट
ऑफ टू इनफेलेबल गैसेज, जैसे कि आपकी वाटर से कौन सी गैसेज बनती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विच कुड बी यूज आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको हम यूज़ करके एक बहुत अच्छी एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी हैड द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी नो हाउ, लेकिन हम करें कैसे, जानते हैं लेकिन करें कैसे, क्योंकि पता नहीं है करना कैसे। हैंस इट कैन बी द कंसिडर्ड एज स्टॉक, तो इसका मतलब स्टॉक में है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक में तो है, हमारे पास स्टोर है, लेकिन हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व रिसोर्सेज कौन से होते हैं स्टूडेंट, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो उनको रिजर्व करके रखने होते हैं। रिजर्व रिसोर्सेज जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ फॉरेस्ट की, ट्रीज़ की, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ने क्या है अपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया, रिसोर्सेज को उन्होंने क्या किया है, उस रिसोर्सेज को, जैसे कि इसकी हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिजर्व रिसोर्सेज की, आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच आर yet to be put into use with the help of existing technical know-how. These can be used of the meeting future requirement. देखिए कुछ चीज़ों को हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट के, अगर हम सारे रिसोर्सेज को ये परमिशन मिल जाए कि आप जितना चाहें उनको यूज़ कर सकते हो, तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए तो रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। तो रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब आप उनको यूज़ कर सकते हो लेकिन आप नहीं यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पे बैन क्यों लगाया गया, क्योंकि प्रेजेंटली जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना यूज़ करें, बाकी जितने भी हैं वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी उसको बचा के रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ it is being utilized only the limited extent and thus the water in the dams is a reserve which can be used to the future। अब जैसे डैम्स होते हैं ये सब चीज़ें, अब एकदम से अगर सारी चीज़ें छोड़ देंगे, सारा पानी एकदम से छोड़ दें तो क्या होगा, सुनामी, ये सारे टाइकून वगैरह जो आते हैं वो सब, तो उसको एक तो प्रेजेंट में उसको प्रॉपरली यूज़ किया जा सके, ठीक है, प्रेजेंट में भी हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें और फ्यूचर की जनरेशन भी उसको एंजॉय कर सके, तो ये रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब देखिए कि प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज बाय मैन। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब रिसोर्सेज आपके पास हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में आप ब्रदर एंड सिस्टर 4 हैं, एक ने तो बहुत सारा खाना खा लिया, एक ने कुछ भी नहीं खाया, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही वाली बात आती है कि मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी आती जा रही है। जैसे फॉरेस्ट देख रहे हैं कि हम दिन रात पेड़ कटते जा रहे हैं, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, मैन की वजह से, क्योंकि हम प्रॉपरली पेड़ को तो काटे जा रहे हैं लेकिन लगाने का तो हमारा कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो डिप्लीट ही होंगे एनवायरनमेंट से। सेकंड, रिसोर्सेज गॉट अक्यूमुलेटेड इन द हैंड ऑफ द फ्यू पीपल, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कुछ लोगों के हाथ में है, ठीक है, जैसे द सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू रिच एंड पुअर। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि सोसाइटी किन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रिच में एंड पुअर में डिवाइड है, ठीक है, तो रिसोर्सेज कौन परचेज करेगा, रिच पर्सन उसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे, वो एक प्लांट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और जो पुअर पीपल है वो उनके यहाँ पे एज अ लेबर काम करेंगे। तो यहाँ पे जो बात है कि रिसोर्सेज गॉट अक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के हाथ में ही अक्यूमुलेटेड होकर रह गए हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, पीपल जो जिस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उससे जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओजोन लेयर जो हमारे ऊपर एक एनवायरनमेंट की एक परत बनी होती है जो हमें जो जितनी भी हार्मफुल गैसेज होती हैं उनसे बचाती है, उसको भी क्या कर रही है, उसको भी तार कर रही है। अब दूसरा, किस लिए ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और अदर प्रॉब्लम्स, बहुत पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियाँ, डिसीज़ हमारे सामने आती हैं और जिनसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत डेंजर जोन में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन आप हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमेशा 1 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलप्ड कीजिए अपने आप को, लेकिन सस्टेन होके, एक स्थिर होके, ये नहीं है कि आपको डेवलप्ड करना है लेकिन उसके आगे आप कुछ देख ही नहीं रहे हैं। तो देखिए, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट,
डेवलपमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डैमेज कर दें, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर सकते आप। एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। देखो यहाँ पे भी वही बात कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कि प्रेजेंट, आप जो मतलब सपोज आप कोई रिसर्च कर रहे हो या आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उससे एक तो प्रेजेंट का जो एनवायरनमेंट है, प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, वो उससे इन्फ्लुएंस ना हो, उससे कोई ऐसी गैस ना बन जाए या कोई ऐसा वायरस ना बन जाए जो हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एनवायरनमेंट ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो या जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ ना करो कि उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, इन तीनों चीज़ों से मिलके बनती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम देखते हैं लॉ कार्बन ग्रोथ, रिसोर्सेज इफिशिएंसी, किस पे पड़ता है, रिसोर्सेज इफिशिएंसी, सोशल इंक्लूसिवली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन तीनों से मिलके ग्रीन इकोनॉमी। तो लॉ कार्बन ग्रोथ, रिसोर्सेज इफिशिएंसी, सोशल इंक्लूसिव, इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारी ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब स्टूडेंट आप देखिए, इन चीज़ों को हम बात करते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। तो फिर जब इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आ रही है तो उसकी प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले थोड़ा सा उसकी कमियों के बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है। जैसे रिसर्च में करते हैं ना कि किसी भी प्रॉब्लम का पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो देखिए, रिसोर्सेज प्लानिंग इज द टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरीके से रिसोर्सेज को प्रॉपर टेक्निक से और अपनी स्किल से कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिसनिंग ऑफ रिसोर्सेज, surveying, mapping and measurement of qualities and quantities of the resources are the important activity undertaken at this stage। सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है, आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि कहाँ पर कितने रिसोर्सेज हैं। अब ये है कि राजस्थान में वाटर की लैक ऑफ वाटर है, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ से कौन सा रिसोर्सेज हम ले सकते हैं। जहाँ पे जैसे मेरे पास बहुत सारी ब्रेड है, आपके पास बहुत ज़्यादा पनीर है या बटर है, आपके पास बहुत ज़्यादा बटर है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रेड है, तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा अगर मुझे पता होगा, अब तीसरे एक हमारे सामने कोई दूसरा बंदा बैठा है, अब मुझे पता नहीं है इस चीज़ का कि भाई उसके पास बटर है, मेरे पास ब्रेड है, तो क्या करेंगे, सामने वाला क्या करेगा कि एक काम करेगा, भाई तुम्हारे पास बटर है, इसके पास ब्रेड है, तो दोनों को इक्वली डिवाइड कर देगा। तो उससे क्या होगा, एक बीच में आपस में एक बहुत अच्छा तालमेल बैठ जाएगा कि जिसको बटर की ज़रूरत थी उसको बटर मिल गया, जिसको ब्रेड की ज़रूरत थी उसको ब्रेड मिल गया, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आइडेंटिफाई होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए नेक्स्ट कि डेवलप्ड अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सूटेबल टेक्नोलॉजी, कि कोई भी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले वो सूटेबल हो, ठीक है। सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन, सेटअप, आपने जो चीज़ यूज़ की है ये नहीं है कि उससे हार्म हो रहा है या आप ये चीज़ कर रहे हो। रिसोर्सेज की प्लानिंग करने से पहले उसमें प्लानिंग की कोई एक्सप्लॉयटेशन, कोई शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैच रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस चीज़ का असर किस पे पड़ता है, नेशनल प्लानिंग पे पड़ता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज प्लानिंग, इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया को बैलेंस करने के लिए, किसी भी कंट्री को बैलेंस करने के लिए ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की प्लानिंग की, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है कि वो कंट्री प्रॉपर से सर्वाइव नहीं कर पाती है, ना प्रॉपर डेवलप्ड कर पाती है, ठीक है। सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट पिक्चर में आपको समझाने की कोशिश की है कि आइडेंटिफिकेशन के थ्रू कि कुछ रिसोर्सेज किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा है लेकिन किसी चीज़ में बहुत कम है। जैसे कि अभी मैंने राजस्थान का आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। जैसे राजस्थान इज़ अ पुअर इन अ वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन अ सोलर एंड विंड एनर्जी। वाटर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत पुअर है, लेकिन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इससे ज़्यादा कोई रिच ही नहीं है, ठीक है। तो सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो सारी चीज़ें उनको प्रॉपर मिल रही है। जैसे आप यूपी में देख सकते हो
तो आपको प्रॉपर आपको विंड एनर्जी भी मिल रही है, सोलर एनर्जी भी मिल रही है, वाटर रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो समिट जैसे मध्य प्रदेश इन रिच इन मैनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज अ पुअर इन रिसोर्सेज, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर देखते हैं तो बहुत सारे माइल्स जितनी भी होती हैं वो सारी वहीं मिलती हैं, पानी के उसमें भी, ठीक है, सोलर एनर्जी में भी। लेकिन लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहाँ पर माइल्स वगैरह देखने को ही नहीं मिलती, आयरन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं। तो ये चीज़ें, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। तो देखिए जो वेस्टेज ऑफ प्लानिंग में आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज़ को प्लान कर रहे हो तो जितना भी आप वेस्ट जो रिसोर्सेज हो रहे हैं उन रिसोर्सेज को अवॉइड मतलब उन्हें अवॉइड करना चाहिए। मतलब अवॉइड मतलब आपको इतने ही रिसोर्सेज आपको यूज़ करने चाहिए जितने आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप वेस्ट कर रहे हो। जैसे हम वाटर है ना, बहुत देर देर तक हम अपना व्हीकल धोते रहते हैं, ठीक है, रोड्स पे बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, अपने कार को बहुत ज़्यादा चमकाते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस। एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, शोषण जो हो रहा है रिसोर्सेज का, उन रिसोर्सेज के शोषण को भी इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब रिसोर्सेज कंजर्वेशन मतलब रिसोर्सेज को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। प्लान यूज द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड टू स्टोर अ पार्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। किसको बोलते हैं कि जो आप एक ऑर्डर में आप रिसोर्सेज को यूज़ करते हो और फ्यूचर की जनरेशन के लिए उनको सेव करके रखते हो, तो उनको फ्यूचर रिसोर्सेज कंजर्वेशन बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज, अब ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों, क्योंकि मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबिलिटी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एग्जॉस्टिबिलिटी में, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ज़रूरत इसलिए होती है स्टूडेंट क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन रिसोर्सेज को आप दोबारा आप उनको जल्दी से गेन नहीं कर सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इफ़ वी कंज्यूम दैम तो वी कैन यूज़ दैम फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर हमने उनको एक बार कंज्यूम कर लिया तो दोबारा उनको गेन करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंड, ई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। कंजर्वेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है उनको हम कम कर सकते हैं। इट विल हेल्प इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और वो किस चीज़ में काम आएगी, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में काम आने वाली है। रिसोर्सेज कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अगर रिसोर्सेज को हम एक लिमिटेड वे में यूज़ करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा, और एनवायरनमेंट सेफ रहेगा तो इट मीन्स हम लोग सेफ रहेंगे। तो ये कहता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो हमको अपना प्रॉफिट दिखता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमारा डैमेज हो रहा है हमारी बॉडी का, हमारी सोसाइटी का, वो चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं। तो इनडायरेक्टली वे में भी हम लोग अपने आप को प्रोटेस्ट करेंगे अगर हम एनवायरनमेंट को सेव करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट बात करते हैं गांधी जी आइडियाज़ ऑन रिसोर्सेज कंजर्वेशन। गांधी जी ने क्या आइडिया दिया इस चीज़ के लिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। उन्होंने कहा कि इतने रिसोर्सेज हैं जिससे हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच को पूरा किया जाए इतने रिसोर्सेज नहीं है। किसी व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति की ज़रूरत को तो पूरा किया जा सकता है। भाई वो एक आदमी ने एक प्लांट लगाया, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, चौथा प्लांट लगा दिया, तो क्या उसका ग्रीड है, उसका लालच है। तो देयर इज़ ए इनफ फॉर एवरीबडी, ठीक है, इतना यूज़ कीजिए जितना हर किसी के लिए यूज़ है, एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। हर किसी की लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज ऑफ द रिसोर्सेज डिप्लीकेशन। जो रिसोर्सेज की डिप्लीकेशन हो रही है वो किसकी वजह से होती है, जो लोग सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं, जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में देखते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि आप अपने आप को ही डैमेज कर रहे हो, अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हो, और इसी एनवायरनमेंट में आपको रहना। ये तो है नहीं कि आपने यहाँ पे काफ़ी सारा अचीव कर लिया और उसके बाद आप कोई दूसरे प्लानट पे जाके रहोगे। अगर एनवायरनमेंट सफ़र कर रहा है, अब जैसे हम कोरोना वायरस को अगर हम देख रहे हैं कि तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है तो हम कैसे उसको डील कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन इन बाय मासेस। तो हमें इस चीज़ के अगेंस्ट होना चाहिए कि जो बहुत बड़े स्केल पे उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन,
स्टूडेंट ये एक काम करती हूँ मैं, आपको ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन की बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ और लैंड कंजर्वेशन की बात नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ। आई होप जो मैंने आपको ये सारी चीज़ रिसोर्सेज प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने आपको समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।